हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए संविधान के पाठ 15 की। दोस्तों, इस सीरीज में हम वही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। इस सीरीज में हम प्रत्येक सेट में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं और यहाँ यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ेंगे तो आपको 25 MCQ के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी मैं आपको कवर करवा रहा हूं, यानी कि आपके यहां से 50 से 60 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? तो सही आंसर है 1953। ठीक है, 1953 में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। 22 दिसंबर 1953, डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग की 3 सदस्य जिनके नाम थे न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और M.K. पटिक्कर थे। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। रेडक्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेडक्लिफ आयोग क्यों नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने के लिए रेडक्लिफ आयोग को नियुक्त किया गया था। देखिए, रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील क्षेत्र को नियोजित रूप से विभाजित के लिए अधिकृत है। कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? देखिए, इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि अमरिंदर सिंह। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पिता यादविंद्र सिंह पटियाला के महाराज थे। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी भी थे। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र में विभाजित किए गए थे? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत पाकिस्तान से पूछे जाने वाला। इसका सही आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी कि ऑप्शन ए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर भारत का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 18 जुलाई, ठीक है, और 1947 को मंजूरी मिली तथा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। तो इनका नाम है अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन का यह भाषण है। क्या है, आपको याद रखना है, दी गेटिसबर्ग एड्रेस। दी गेटिसबर्ग एड्रेस संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा एक भाषण है जो अमेरिका के इतिहास के सबसे यादगार भाषणों में गिना जाता है। इसे 19 नवंबर 1863 ईस्वी में गेटिसबर्ग शहर में राष्ट्रीय सैनिक कब्रिस्तान के समर्पण दिवस के मौके पर दिया गया, जब अमेरिकी गृहयुद्ध को खत्म हुए 4.5 महीने हुए थे और अमेरिका 2 हिस्सों में खंडित होते होते बचा था। सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? तो ये हैं दोस्तों दक्षिण एशिया के। ठीक है ना, तभी तो कहते हैं हिंदी में इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है ना, तो ये किसके हैं? दक्षिण एशिया के हैं सार्क के सदस्य देश। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम सार्क कहते हैं, दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान द्वारा मिलकर की गई। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में।
आईपीसी का विस्तार क्या है? तो देखिए आईपीसी का विस्तार है इंडियन पेनल कोड, यानी कि ऑप्शन सी। इंडियन पेनल कोड आईपीसी का विस्तार यानी कि फुल फॉर्म है। हिंदी में से कहते हैं भारतीय दंड संहिता, यानी कि इंडियन पेनल कोड भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू हुआ। आईपीसी ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई थी। धारा 66A हाल ही में मीडिया में विवाद में था। यह धारा किससे संबंधित है? तो यह है सूचना प्रौद्योगिकी से, ठीक है ना, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सन 2000 से, ठीक है ना। धारा 66A किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी से। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सन 2000 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 में अस्तित्व में आया। यह 13 अध्याय में विभक्त है जिसमें 94 यानी कि 94 धाराएं हैं। अक्टूबर 2008 को इस कानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया। इसे 5 फरवरी 2009 को फिर से संशोधित किया गया, जिसके अंतर्गत धारा 66A का प्रावधान है। यह धारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के संबंध में है। इसके तहत दोषियों को 3 साल की सजा, 5 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 तलाक से। एनटीपीसी 2020 की जो परीक्षा हुई, यानी कि 21 में जो जनवरी में परीक्षा हुई, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। और देखिए 18 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि सन 18 से। तो राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश, ठीक है। 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किसने किया? सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में 3 तलाक को लेकर प्रस्तावित विधेयक के ड्राफ्ट पर सहमति व्यक्त किया। शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है? तो सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो एग्जाम में यदि आए तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, और वरना आएगा तो आएगा आपका क्या? शिक्षा मंत्रालय। और हो सकता है आपसे पूछ ले कि शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसे याद रखिएगा। शिक्षा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। भारत में शिक्षा मंत्रालय के लिए एक मंत्रालय जिम्मेदार है। तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय 26 सितंबर 1985 से कार्य कर रहा है। वर्तमान में 2019 से मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। अब देखिए ये चेंज हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं शिक्षा मंत्री। और वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ये तो 2019 में थे, लेकिन अब ये चेंज हो गए हैं। और याद रखिएगा जब एग्जाम देने जाइए तो करंट के सभी पोस्ट यानी कि अपॉइंटमेंट को चेक करके जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए ट्रिपल तलाक ये तलाक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ट्रिपल तलाक या 3 तलाक इस्लाम धर्म में दिया जाने वाला तलाक है, जिसे तलाक ए बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है। 3 तलाक के अंतर्गत पुरुष एक बार में ही 3 बार तलाक बोलकर या फिर पत्र या SMS या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 3 तलाक भेजकर अपने पत्नी से तलाक ले सकता है, जो कि एक तरफा है। अगला क्वेश्चन है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? देखिए पूछ रहा है किया गया था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अशोक कुमार माथुर, ठीक है ना। अशोक कुमार माथुर को 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को 4 फरवरी 2014 को 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव विवेक राय पूर्णकालिक सदस्य निदेशक होंगे। देखिए आगे कहता है सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान के राथिन रॉय आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे। व्यय विभाग में विशेष कार्य अधिकारी मीना अग्रवाल वेतन पैनल की सचिव।
वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन मानों में संशोधन करने के लिए हर 10 साल में किया जाता है और इसमें अक्सर कुछ संशोधन करके राज्य द्वारा अपनाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भी 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आपके अशोक कुमार माथुर। और आगे जब आप एग्जाम देने जाएं तो इनको जरूर चेक करके जाइएगा। यहाँ से एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा है पहले वेतन आयोग यानी कि मई 1946 में श्रीनिवास बरादाचरियर की अध्यक्षता में इसकी गठन किया गया था। भारतीय दंड संहिता 1860 में किसके शासन में तैयार की गई? तो ये की गई लॉर्ड मैकॉले के समय में। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले के शासन में तैयार की गई थी। भारतीय दंड संहिता 1860 लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में तैयार हुआ और 1862 में पूरे भारत में लागू हुआ। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय यानी कि फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? तो ये है दोस्तों चीन में। ठीक है, चीन में संघीय यानी कि फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है। देखिए, चीन में संघीय सरकार की प्रणाली लागू नहीं है। एकात्मक राज्य ऐसे राज्य को कहते हैं जो एकमेव शक्ति के रूप में शासित हो, जिसने केंद्रीय सरकार अनंतता सर्वोच्च मानी जाती हो तथा उस राज्य के प्रशासनिक विभाग को प्राप्त होने वाले अधिकार सरकार पर निर्भर हो। विश्व के अधिकांश देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, चीन, जापान, फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? तो सही आंसर इसका चीन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र देश नहीं है? तो यह है चीन। निम्न में से चीन एक गणतंत्र देश नहीं है, बल्कि यह चीनी जनवादी गणराज्य है, जिसे प्रायः चीन नाम से भी संबोधित किया जाता है। चीन एशियाई महाद्वीप में स्थित एक देश है। 1.3 अरब निवासियों के साथ यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी है। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर है जैन। ठीक है दोस्तों, जैन धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। 23 अक्टूबर 1993 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अधिसूचित किया गया। 30 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा के अनुच्छेद गा के अंतर्गत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है। पाकिस्तान की संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? तो देखिए, पाकिस्तान की संसद को दिया गया स्थानीय नाम है मजलिस-ई-शूरा। क्या है? मजलिस-ई-शूरा। देखिए, मजलिस-ए-शूरा पाकिस्तान की संसद पाकिस्तान में संघीय स्तर पर सर्वोच्च विधायी संस्था है। संसद के 2 सदन हैं। निचला सदन है कौमी असेंबली और ऊपरी सदन है सीनेट। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 50 के मुताबिक राष्ट्रपति भी मजलिस-ए-शूरा का हिस्सा है। गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कास्टोडियन कौन हैं? तो ये हैं कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक या तथा कास्टोडियन कौन है? तो ये है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। देखिए, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा प्रश्रयदाता हैं। यह भारत सरकार का एक अधिकृत कानूनी दस्तावेज है। ठीक है, क्या है ये? भारत सरकार का एक अधिकृत कानूनी दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में कहते थे। तो इसको कहते थे इरविन। ठीक है दोस्तों, इरविन यानी कि ऑप्शन बी। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, में मनाया गया, जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसके पश्चात वर्ष 1954 तक गणतंत्र दिवस समारोह कभी इरविन स्टेडियम, किंग्सवे यानी कि राजपथ, लाल किला, रामलीला मैदान में मनाया जाता था। राजपथ पर इस परंपरा की शुरुआत 1955 से हुई। वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो यह है रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर नहीं आता है। तो गृह मंत्रालय के अंदर कौन कौन आते हैं? सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस।
रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। यह राज्य द्वारा प्रशासित होता है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। जबकि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, दिसंबर 2019 में रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जानी जाती है अफगानिस्तानी इस्लामी अमीरात। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तानी इस्लामी अमीरात। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात के नाम से जाना जाता है। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? देखिए, अभी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था, आप इसका आंसर लगा सकते हैं आसानी से। सही आंसर है भारतीय पेनल कोड। ठीक है, ऑप्शन सी। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय पेनल कोड। आईपीसी का पूरा नाम हिंदी में है भारतीय दंड संहिता, यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंडियन पेनल कोड। भारतीय समाज को कानूनी रूप से व्यवस्थापित रखने के लिए 1860 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारतीय दंड संहिता बनाई गई। इस संहिता में विभिन्न अपराधों को सूचीबद्ध कर उसमें गिरफ्तारी और सजा का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? सही आंसर है 565। ठीक है, 565 रजवाड़े थे दोस्तों स्वतंत्रता के समय भारत में। स्वतंत्रता के समय भारत में करीब 565 देसी रियासत थी। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के गृह मंत्री भी थे। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दे दी। जबकि जूनागढ़ को सैन्य कार्रवाई द्वारा, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा और जम्मू कश्मीर को राजा हरि सिंह के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में मिला लिया गया। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो ये थी दोस्तों हैदराबाद। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य यानी कि जो रियासतों में नहीं गिनी गई, जो इसमें शामिल नहीं हुई, असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो ये थी हैदराबाद। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खां ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसे प्रायः निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। आज़ादी के बाद हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है आर के षणमुखम सेट्टी। ठीक है, आर के षणमुखम सेट्टी ने 1947 में सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम सेट्टी ने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथई ने पेश किया था। ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है स्वतंत्रता दिवस के गणतंत्र दिवस तक। ठीक है, भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। देखिए, भारत की अधिराज्य की अवधि स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक दर्शाती है। भारत के अधिराज्य की अवधि 15 अगस्त से 26 जनवरी तक है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 यानी कि 75। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसमें कुल देश की आबादी का 16.4 जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश को प्रशासन की सुविधा के लिए 18 मंडल, 75 जिलों, 349 तहसील, 822 विकास खंडों या ब्लॉक, 17 नगर निगम, 198 नगर पालिका, 497 नगर पंचायत और 1,06,774 गांव जैसी इकाइयों में बांटा गया है।
भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे, तो ये हैं, तो देखिए इनका नाम है पी.डी. मारी वेंकट सुब्बा राव, ठीक है, पी.वी. सुब्बा राव के नाम से आप इन्हें जानते भी हैं, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? पी.डी. मारी वेंकट सुब्बा राव। भारत की राष्ट्रीय शपथ भारत गणराज्य के पृथ्वीनिष्ठ की शपथ है। प्रतिज्ञा को असल रूप में सन 1962 में लेखक पी.डी. मारी वेंकट सुब्बा राव द्वारा तेलुगु भाषा में रचा गया था। इसका पहला सार्वजनिक पठन सन 1963 में विशाखापट्टनम के एक विद्यालय में हुआ था। भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है असम, ठीक है। जीएसटी को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? असम है। जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य असम। असम विधानसभा द्वारा 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को मंजूरी प्रदान की गई। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, का संक्षिप्त रूप है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया। जीएसटी 122वां संविधान संशोधन विधेयक और पारित होने के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। भारत के आज़ादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। गृह मंत्री बनने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न रियासतों के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष भी कहा जाता है। 26 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन डी कट रहा है और वही आंसर है इसका, तो वो सत्य नहीं है, बाकी के सत्य हैं। तो इनको पहले पढ़ लीजिए, उसको भी पढ़ लेंगे हम। झंडे को जानबूझकर जमीन पर गिराने की अनुमति नहीं दी जाती, ये सही है, ठीक है। सत्य नहीं है कौन सा? ऑप्शन डी, वो सत्य नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है ना सत्य नहीं है, बाकी के सत्य हैं। अगला है बी, झंडे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। तिरंगे का प्रयोग तोरण, झालर या ध्वज पट्ट के तरह नहीं किया जा सकता। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी सत्य नहीं है, यानी कि गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं है, ये सत्य नहीं है। 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट थी। 26 जनवरी 2003 को इंडियन फ्लैग कोड संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। 26 जनवरी 2002, मैंने 2003 बोल दिया, 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड का संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? तो राइट आंसर इसका चीन, ठीक है दोस्तों। चीन देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट यानी कि माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया है। कम्युनिस्ट यानी कि माओवादी दल मुख्य रूप से चीन में कार्य करता है, जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंध के निरीक्षण के लिए किसे आयोग नियुक्त किया गया था? तो सही आंसर है सरकारीय आयोग, ठीक है। 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए सरकारीय आयोग को नियुक्त किया गया था। केंद्र सरकार ने 9 जून 1983 को केंद्र तथा राज्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक और कार्य क्षेत्र के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया, और ये सदस्य कौन थे? श्री बी शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो इसका नाम है वित्त मंत्रालय, ठीक है ना। भारत का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो यह है वित्त मंत्रालय। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को तैयार करता है। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय और आगम के कार्यक्रमों का उपयोग राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभाव को रोकने के लिए करती है।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब की गई? सही आंसर है इसका 1952। कब? 1952, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1952। देखिए इसकी डेट एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। डेट इसकी 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह परिषद ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय है और ना ही संविधिक निकाय है। यह एक सलाहकारी संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और नीति आयोग, जो कि 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया, के बीच सेतु की तरह कार्य करता है और योजना को मंजूरी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री इस परिषद का पादेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।